हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीके से कर रही हैं। और आपकी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से बनाने के लिए और भी अच्छे तरीके से करने के लिए आपके लिए मैं आपकी ही साइकोलॉजी के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने आज डिस्कस करने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेट के लिए, एसेट के लिए, सीटेट के लिए, डीएसएसबी के लिए और केवीएस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसमें हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे अपने क्वेश्चंस का कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, कैसे आया है। ठीक है, और साथ साथ में क्या है जी, आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन को पढ़ना है, अपने स्कोर को भी काउंट करना है कि आपने उसमें से कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए। अगर आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या मुझे ज़रूरत है ऐसे ऐसे और भी एमसीक्यू को आपके सामने लेकर के आने के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर के लिए। बेसिकली जो है वो नेट के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड में तक देखना है जो यूट्यूब चैनल साइको विज्ञान को शेयर जरूर करें। चलिए जी, शुरू करते हैं हमारी वीडियो। जैसे पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इज मेनली मीडिएटेड बाय, यानी ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से जो न्यूरोट्रांसमीटर आपका है जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को क्या है जी इनिशिएट करता है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को बनाता है। सबसे पहले समझें कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है जी। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बेसिकली, सिंपल लैंग्वेज में ये कहूँ कि जब हमारा जो हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजते हैं, और बीच में जो गैप होता है ना, साइनेप्टिक गैप, उसके अंदर वो जो पार्ट है हमारा सिनेप्टिक गैप जो है वो एक्टिव रहता है लंबे टाइम के लिए। वो एक्टिव रहता है लंबे टाइम के लिए, तो वो जो कहलाता है वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। तो ये कहता है कि वो जो एक्टिव रहता है ना लंबे टाइम के लिए, थोड़ा लॉन्ग लास्टिक के लिए, जो इन्फॉर्मेशन चली गई है नेक्स्ट न्यूरॉन में फिर भी वो पार्ट एक्टिव रहता है। वो क्यों रहता है, वो किस न्यूरोट्रांसमीटर के कारण रहता है, वो है जी आपका ग्लूटामेट। यानी ग्लूटामेट आपका ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए जी, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जब हम इसकी सीरीज करेंगे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी की, उसके अंदर इन डिटेल आपको समझाएंगे। तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है, जब हमारा जो सिनेप्टिक गैप है वो बहुत देर तक एक्टिव रहता है इंफॉर्मेशन पास आउट हो जाने के बाद भी, तो वो कौन करवाता है जी, वो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर करवाता है जी, ग्लूटामेट। ठीक है जी, आप अपना रिस्पॉन्स भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपने क्या रिस्पॉन्स किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। यस, सेकंड क्वेश्चन है जी, रिलीविंग ट्रॉमेटिक इमोशनल एक्सपीरियंस। ठीक है ना, ये क्या कहता है कि हमारा जो इमोशनल ट्रोमैटिक इमोशनल एक्सपीरियंस है उसको रिलीव करना है जी, बाय परफॉर्मिंग सम फिजिकल एक्टिविटी। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करके हम हमारे जो है ट्रोमैटिक इमोशनल एक्सपीरियंस को, जो हमारे एक्सपीरियंस क्या जी इमोशनल एक्सपीरियंस है, उसको रिलीव करना है, उसको फ्री करना, क्या कहलाता है। ठीक है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये साइको एनालिटिकल का पार्ट है। साइको एनालिटिकल जो फ्रॉइड की जो थ्योरी है उसका यही एक पार्ट है, और वो कहलाता है जी आपका कथारसिस। वो क्या कहलाता है जी आपका कथारसिस। कथारसिस क्या होता है जी, बेसिकली एक टेक्निक होती है ये थेरेपी के अंदर, जिसके अंदर हम हमारे जितने भी इमोशनल एक्सपीरियंस रहे हैं हमारे, उनको जो है जी हम रिलीव करते हैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके, वो कहलाता है जी कैथारसिस। सिगमंड फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट है, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी से आया है। इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है जी, आप अपना भी बताना कि आपने इसका आंसर क्या दिया था जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। मंडाला। ठीक है ना, मंडाला अकॉर्डिंग टू यंग थ्योरी रिप्रेजेंट, आपका जो मंडाला है, ये जो आपका जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है कार्ल यूंग की थ्योरी से। ठीक है ना, कार्ल यूंग की थ्योरी जो साइको एनालिटिकल है, साइको एनालिटिकल जो थ्योरी है कार्ल यूंग की, उसका ये कॉन्सेप्ट है। और ये क्या कहता है जी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ अपोजिट विद द साइकिक, नहीं जी। सिंथेसिस ऑफ सिमिलैरिटी विद द साइकिक, बिल्कुल नहीं जी। ट्रांसडिशंस ऑफ
कलेक्टिव एक्सपीरियंस, बिल्कुल जी, ठीक है ना। जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस की, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करता है वो कार्ल यूंग बात करता है। तो क्या है जी, मंडाला क्या है, हमारे ट्रांसेंडेंस हैं कलेक्टिव एक्सपीरियंस के, यानी जो हम कलेक्टिव एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं अपने अपने जो पूर्वजों से जो हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं, वो जो एक्सपीरियंस है उनका ट्रांसलेशन होता है, वो कहलाता है जी मंडाला। ठीक है जी, ड्रीम एनालिसिस ऑफ ड्रीम इसका कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जी सी। और कार्ल यूंग की थ्योरी है जी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये भी हमारी सीरीज में हम कभी न कभी इसको भी लेकर के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, यानी जो हमारी टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब होता है जी कंसिस्टेंस इन स्कोर। ठीक है ना, जो हमारे स्कोर है, जो हमारा रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट आ रहा है, उसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी एक मेथड है रिलायबिलिटी निकालने का, वो क्या करवाता है जी, आइए देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, सैंपल सेम सैंपल विद ए रीजनेबल टाइम गैप, यानी टेस्ट मतलब एक टेस्ट लगाया उसको रीटेस्ट लगाना है जी, कब लगाना है जी, याद रखें जब टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी हम निकालते हैं तो हम सैंपल को हमेशा सेम रखते हैं जी। ठीक है ना, वही सैंपल को आज हमने टेस्ट लगाया, उसी सैंपल के ऊपर 15 दिन बाद हमने उसी सैंपल के ऊपर सेम टेस्ट लगाया, क्या निकालने के लिए, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी निकालने के लिए। तो और टाइम गैप जो होता है वो रीजनेबल होता है, ऑलमोस्ट जो है 14 डेज का टाइम गैप होना चाहिए आपका, जो आप एडमिनिस्टर कर रहे हो दो टेस्ट और सेम सैंपल के ऊपर आपको करना है, तो उसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है जी, टू डिफरेंट डिफरेंट तो लेना ही नहीं है, तो फिर वो रिलायबिलिटी होगी डिफरेंट नहीं जी, बिल्कुल नहीं। सेम विदाउट टाइम गैप तो देना है कि एक आज ही लगाया और एक शाम को अगर लगा दोगे तो वो रिलायबिलिटी नहीं आएगी। तो रिलायबिलिटी के लिए क्या है जी, हमें सेम सैंपल रखना पड़ेगा और रीजनेबल टाइम गैप भी आपको देना पड़ेगा, वो कहता है टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी। कमेंट में जरूर करके बताइएगा जी आपके स्कोर क्या आ रहे हैं, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइएडिक रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। ठीक है ना, ट्राइएडिक रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म वो किसने दिया था जी, रोलो में, बिल्कुल नहीं जी, रूटर ने भी नहीं दिया, स्किनर ने भी नहीं दिया, ये दिया था आपका अल्बर्ट बैंडुरा ने। ट्राइएडिक रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म किसका कॉन्सेप्ट है जी, अल्बर्ट बैंडुरा कॉन्सेप्ट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, एल्डर एंड हॉर्ने, ठीक है ना, एल्डर एंड हॉर्ने ऑल डिसएग्री विद फ्रॉइड, फ्रॉइड से वो डिसएग्री थे, क्यों थे जी, किसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस डाल रहा था फ्रॉइड, जो फ्रॉइड डाल रहा था ना, देखिए अनकॉन्शियस मोटिवेशन को जो है हॉर्ने भी मानता है, एल्डर एल्डर भी मानता है, कल्चर इन्फ्लुएंस को दोनों मानते हैं, सेक्स एंड एग्रेशन भी एक पार्ट है उसको भी वो मानते हैं। लेकिन जो फ्रॉइड है ना, जो फ्रॉइड क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया था किसने, कि साइको सेक्सुअल स्टेजेस होते हैं जहां से क्या है जी, एक इंडिविजुअल पास आउट होके आता है प्रत्येक स्टेजेस से, वो इसके ऊपर ज्यादा फोकस डालते थे क्योंकि उन्होंने सेक्सुअल वर्ड यूज किया था। तो इसके कारण क्या है जी, एल्डर और हॉर्ने, कार्ल हॉर्ने दोनों ही उससे डिसएग्री हुए थे और अपनी नई फील्ड उन्होंने बना ली थी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है जी, आई होप आपको ये पहले भी पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आपके लिए एक ही जैकपॉट हो जाएगा जी। किसके ऊपर फोकस करते थे, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के ऊपर फोकस करता था, इसीलिए क्या उन दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश मेमोरी इज ए एज ए लिमिटेड कैपेसिटी, ठीक है ना, लिमिटेड कैपेसिटी है जी, टेम्परेरी स्टोरेज है, टेम्परेरी स्टोरेज है, लिमिटेड कैपेसिटी है, सॉरी कैपेसिटी है और टेम्परेरी स्टोरेज है, दैट अंडरपिन कॉम्प्लेक्स ह्यूमन थॉट्स, जो आपके थॉट्स के अंदर पिन रहता है, यानी आपके थॉट्स में जो है थिंकिंग के अंदर ये हाईलाइट रहता है, लेकिन लिमिटेड कैपेसिटी है और टेम्परेरी स्टोरेज भी है। तो वो क्या कहलाती है, वो कौन सी मेमोरी कहलाती है जी, लॉन्ग टर्म मेमोरी तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि टेम्परेरी स्टोरेज नहीं होती, लॉन्ग टर्म मेमोरी तो हमारी परमानेंटली स्टोर होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एक तरह से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आपके सामने जो ऑप्शन है, बेस्ट फिट ऑप्शन होता है, वो आता है जी वर्किंग मेमोरी। और वर्किंग मेमोरी ही की डेफिनेशन, आपकी ये डेफिनेशन है, जो लिमिटेड कैपेसिटी है और टेम्परेरी स्टोरेज होती है। और वर्किंग मेमोरी मॉडल आपका किसने दिया था जी, आपका दिया था बेडले ने। ठीक है ना, बेडले ने अपना ये वर्किंग मेमोरी मॉडल दिया था और उसने कहा था कि हमारी जो कॉन्शियस मेमोरी होती है वही हमारी वर्किंग मेमोरी होती है, यानी जो हम एट ए मोमेंट कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हम बता रहे हैं तो मेमोरी में लेकर के आकर के बता रहे हैं, वो मेमोरी हमारी क्या कहलाती है, वर्किंग मेमोरी कहलाती है हमारी।
और ये कॉन्सेप्ट किसका था जी? बेटले का कॉन्सेप्ट था जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइलिन शीथ, माइलिन शीथ आर मोस्टली मेड अप ऑफ, ठीक है ना। माइलिन शीथ क्या होती है जी? हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है ना, हमारा जो न्यूरॉन्स का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, हमारा जो न्यूरॉन्स का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये जहाँ जो हमारा जो एक्सोन होता है ना, उसके ऊपर क्या होता है जी? एक माइलिन शीथ बनी होती है, जो क्या काम करती है? इंफॉर्मेशन को जो है रैपिड ट्रांसफर करती है, ठीक है ना। अगर माइलिन शीथ ना हो तो इंफॉर्मेशन स्लो ट्रांसफर होगी, लेकिन जहां पर माइलिन शीथ होती है वो इंफॉर्मेशन फास्ट ट्रांसफर होती है। ये पूछ रहा है कि जो माइलिन शीथ है ना किससे बनती है? ये बनती है आपकी लिपिड से। माइलिन शीथ किससे बनती है जी? लिपिड से बनती है। और माइलिन शीथ का काम क्या है जी? एक्सोन के ऊपर होती है, हमारी इंफॉर्मेशन को थोड़ा बूस्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट ट्रांसफर करते हैं, इसलिए हमारी माइलिन शीथ होना बहुत जरूरी है जी। किसके ऊपर? न्यूरॉन्स के ऊपर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थिंकिंग और बिहेविंग इन ए वे दैट एक्सट्रीम ऑपोजिट ऑफ अनएक्सेप्टेबल इनर अर्ज और इम्पल्सेस इज नोन एज, ठीक है ना। देखिए देखने में लग रहा है जी ये भी एक फ्रॉइड का ही कॉन्सेप्ट है, जो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ये पूछ रहा है जी कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हम थिंक और बिहेव कुछ इस तरीके से करते हैं कि जो हमारा अनएक्सेप्टेबल इनर अर्ज होता है उसके अपोजिट ही हम दिखाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। छोटा बच्चा है जी, गिर जाता है, ठीक है, छोटा बच्चा गिर गया, चोट आई है, लेकिन वो हमारे सामने हंस रहा है। चोट तो आई है लेकिन वो हंस रहा है। वो क्या कर रहा है जी? जो अनएक्सेप्टेबल है, जो अनएक्सेप्टेबल यानी वो ये सोचेगा कि अगर मैं रोया तो मुझे क्या है जी, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, तो इसलिए वो हंसता है। तो वो होता है हमारा जी रिएक्शन फॉर्मेशन। वो क्या होता है जी? रिएक्शन फॉर्मेशन होता है हमारा। ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हमारी ईगो खतरे में होती है तो ईगो को बचाने के लिए हम क्या करते हैं जी? एक मैकेनिज्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। सारे के सारे क्या है जी? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है जी। ठीक है जी, आज का लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं जी। लास्ट क्वेश्चन क्या है जी? व्हेन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम हेड टू फुट, ठीक है ना। कोई कोई एम्ब्रियो, जब विकास होता है माँ के गर्भ के अंदर, वो कहता है कि अगर वो विकास जो है आपका हेड टू फुट यानी सिर से लेकर के पांव तक जाता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? सिर से लेकर के जो पांव तक जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जी हमारा सेफेल कैजुअल ट्रेंट। वो कहलाता है जी हमारा सेफेल कैजुअल ट्रेंट। और प्रोक्सीडोमिस प्रोक्स प्रोक्सीमोडिस्टल ट्रेंड जो होता है, जो हमारा चेस्ट से शुरू होता है और दोनों स्ट्रीम एंड तक जाता है, ठीक है ना, वो होता है प्रोक्सीडोमिस्टल। और जो हमारा सिर से लेकर के पांव तक डेवलपमेंट जो चलता है वो कहलाता है जी हमारा सेफे कैजुअल ट्रेंड। ठीक है जी, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, ऐसे ऐसे हम और भी सीरीज लेकर के आएंगे, लेकिन तब लेकर के आएंगे जब आप इसको शेयर करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा है। ठीक है जी दोस्तों, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है हमारे चैनल को, ताकि हम आगे की जो और वीडियो बनाएंगे उसका क्या है जी आपके पास नोटिफिकेशन आए। और ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे आपके लिए, जो आपका पेपर क्या है जी बिल्कुल इजी बना देगा आपके लिए, चाहे वो नेट हो, सीटेट हो, एसटेट हो, और केवीएस हो या डीएसएसबी का हो। तो जी शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है जी।